नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भारत और पाकिस्तान की पहचान को समझने वाले 3 काफी दिलचस्प और अलग-अलग नजरिए देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक तो जेसाई दीपक का काम है, फिर कुछ क्लासिक भारतीय ऐतिहासिक लेखन भी हैं, जैसे नेहरू या बाशम के। और तीसरा एनाटोल लीवन की किताब है पाकिस्तान पर। तो ये 3 स्रोत हमें उपमहाद्वीप को समझने के लिए 3 अलग चश्मे देते हैं। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य तर्क हैं, जो खास बातें हैं, उनको निकालें और समझें। हाँ, ताकि उपमहाद्वीप के अतीत और वर्तमान की थोड़ी गहरी समझ बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं जेसाई दीपक की किताब इंडिया दैट इज भारत से। यह काफी चर्चा में रही है। इसका मुख्य तर्क क्या है? हाँ, देखिए, इसका जो सबसे अहम और शायद चौंकाने वाला तर्क है वो ये है कि इंडिया, मतलब जो राष्ट्र राज्य 1947 के बाद बना, वो असल में भारत नाम की एक प्राचीन सभ्यता पर एक तरह का औपनिवेशिक पर्दा डालता है। अच्छा, पर्दा डालता है। हाँ, और इससे भी आगे जाकर वो कहते हैं कि हमारा संविधान और जो कानूनी ढांचा है ना, जिसे हम बड़ा आधुनिक और अपना मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी औपनिवेशिक सोच को कायम रखे हुए है। अरे ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं, ये तो हमारे आज के सिस्टम पर ही सीधा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक असल में डीकोलोनियलिटी की बात करते हैं, यानी औपनिवेशिक मानसिकता से पूरी तरह से मुक्ति। किताब की बनावट कैसी है, मतलब कैसे वो अपनी बात रखते हैं? किताब 3 हिस्सों में बटी है। उपनिवेशवाद, फिर सभ्यता और फिर संविधान। इसमें वो दुनिया भर के जो डीकोलोनियल सिद्धांत हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो काफी एकेडमिक काम है। हाँ, एकेडमिक रूप से काफी मजबूत है। और ये धर्मनिरपेक्षता जैसे विचारों की जो तटस्थता है ना, उस पर भी सवाल खड़े करती है। लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी तो होगी। हाँ, जरूर। कुछ लोग मानते हैं कि ये वैचारिक रूप से थोड़ी एक तरफा है और इसकी भाषा थोड़ी मुश्किल है, मतलब कानूनी शब्दावली बहुत ज्यादा है, तो आम पाठक के लिए थोड़ी सघन हो सकती है। समझ गई। तो ये हुआ एक नजरिया कानूनी, डीकोलोनियल। अब अगर इससे हटकर देखें तो भारत की पहचान को लेकर एक और तरह की सोच है जो शायद ज्यादा जानी पहचानी है नेहरू या बाशम जैसे लेखकों के कामों में। वो क्या है? हाँ, वो धारा भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विकास पर ज्यादा जोर देती है। जैसे नेहरू की भारत एक खोज या ए.एल. बाशम की द वंडर दैट वाज इंडिया। हाँ, मैंने पढ़ी हैं ये। तो ये किताबें भारत की विविधता में एकता, है ना, फिर प्राचीन वैदिक काल से लेकर मौर्य गुप्त साम्राज्यों का जो वैभव था और भक्ति सूफी आंदोलन, हाँ, जिन्होंने धर्म को आम लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो ये सब मिलकर भारत की एक निरंतर बहती हुई सभ्यता की तस्वीर बनाते हैं, मतलब कहानी कहने, मिथकों और दर्शन का इस्तेमाल करके। ये सुनने में तो बहुत एक जुड़ाव सा महसूस कराता है, पर क्या ये नजरिया थोड़ा रोमांटिक नहीं है? मतलब असलियत से थोड़ा दूर? हाँ, ये आलोचना बिल्कुल होती है। कई मानते हैं कि ये अतीत का कुछ जरूरत से ज्यादा रोमानी चित्रण है, और नेहरू की जो व्याख्या है उसे भी कुछ लोग थोड़ा यूरो केंद्रित या चयनात्मक मानते हैं। और साई दीपक की तुलना में? हाँ, साई दीपक की तुलना में इसमें वो तीखा डीकोलोनियल फ्रेमवर्क नहीं मिलता। ये संस्कृति की निरंतरता पर तो जोर देते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उस पर उतने तीखे सवाल नहीं उठाते। दिलचस्प। दोनों में काफी फर्क है। चलिए अब बात करते हैं एनाटोल लीविन की किताब पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री की। वो पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल अलग विषय हो गया। हाँ, बिल्कुल। और लीविन का नजरिया भी बहुत अलग है। वो कहते हैं पाकिस्तान एक कठिन देश है, पर कठिन इस मतलब में नहीं कि वो बहुत मजबूत है। तो फिर किस मतलब में कठिन? कठिन इस मतलब में कि वो बहुत लचीला है, वो मुश्किल हालात झेल जाता है। और ये लचीलापन आता कहाँ से? वो कहते हैं ये आता है इसकी अनौपचारिक संरचनाओं से। अनौपचारिक संरचनाएं? जैसे रिश्तेदारी के नेटवर्क, संरक्षण देना लेना, सेना का जो दबदबा है वो, और धार्मिक पहचान। वो ऐसे संक्षेप में कहते हैं इस्लाम, सेना और सामंतवाद, ये 3 चीजें मिलकर पाकिस्तान को टिकाए रखती हैं। अरे वाह! मतलब देश की जो संस्थागत कमजोरियां हैं वही एक तरह से उसके टिके रहने की वजह बन जाती हैं। ये तो बड़ी उल्टी सी बात लगती है। हाँ, यही तो लीवन का मुख्य तर्क है। और उनकी किताब फील्ड रिपोर्टिंग, इंटरव्यूज पर आधारित है। वो जमीन पर जाकर देखते हैं। तो जमीनी हकीकत पर ज्यादा फोकस है। हाँ, जैसे शहरों और गांव का फर्क, अमीर तबके की राजनीति, बलूचिस्तान जैसे पेचीदा मुद्दे, इन सबको वो काफी संतुलित तरीके से दिखाते हैं। लेकिन हाँ, इसकी भी आलोचना है। क्या आलोचना है? कुछ मानते हैं कि पश्चिमी नजरिए से लिखे जाने की वजह से शायद कुछ स्थानीय बारीकियां छूट गई हों। हाँ। और कुछ कहते हैं कि ये कट्टरपंथी या सेना के असर को शायद थोड़ा कम करके आंकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 3 एकदम अलग फ्रेमवर्क आ गए। हाँ। साई दीपक का कानूनी सभ्यतागत दृष्टिकोण,
जो उपनिवेशवाद पर सवाल उठाता है। हाँ। फिर नेहरू या बाशम जैसे लेखकों का सांस्कृतिक निरंतरता पर जोर। और फिर लीविन का पाकिस्तान की मुश्किल लेकिन लचीली जमीनी हकीकतों का विश्लेषण। बिल्कुल। और ये तीनों मिलकर ये दिखाते हैं कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान ने कैसे अलग अलग रास्ते चुने, उनकी विचारधाराएं कैसे अलग अलग बनी। सही कहा। एक अपनी जड़ों को औपनिवेशिक असर से शुद्ध करना चाहता है, दूसरा अपनी प्राचीन निरंतरता का दावा करता है, और तीसरा मुश्किल हालात में किसी तरह टिके रहने के अपने ही तरीके ढूंढ चुका है। और शायद यहीं पर हमारे लिए सोचने वाली बात ये है कि ये जो अलग अलग बुनियादी कहानियां हैं, एक मुक्ति की, एक निरंतरता की और एक किसी तरह बस वजूद बनाए रखने की, ये आज इस पूरे क्षेत्र में मतलब देशों के आपसी रिश्तों और उनकी अंदरूनी राजनीति को कैसे शक्ल दे रहे होंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इन तीनों नजरियों को समझने के बाद शायद हम आज की सच्चाइयों को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। ये सवाल वाकई आगे सोचने लायक है।